सोचिए टीवी अखबार की क्या हालत हो गई है। सारे ओपिनियन पोल, सारे टेलीविजन वाले जैसे 2024 में दिखा रहे थे बीजेपी 400 पार 400 पार, वैसे ही अब दिखा रहे हैं हरियाणा में कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। लेकिन एक आदमी नहीं है जो एग्जिट पोल पर भरोसा करता है। मैं आपको बताऊंगा एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल कैसे होता है, लेकिन सबसे बड़ी खबर है प्रकाश अंबेडकर जो बहुजन वंचित अघाड़ी नाम से पार्टी चलाते हैं महाराष्ट्र में, बाबा साहब के परपोते हैं, उन्होंने कहा है कि अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी तैयार हैं तो मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि बीएसपी गठबंधन में चुनाव लड़े। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होना है। आपको पता है एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे एक तरफ हैं, दूसरी तरफ अजीत पवार हैं, उसके बाद शिंदे हैं और बीजेपी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। और सोचिए, दरअसल शरद पवार ने आज एक तंज किया कि कैसे प्रकाश अंबेडकर जी को एक भी सीट नहीं मिली। उसके बाद प्रकाश अंबेडकर जी ने कहा कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमारे पास ना आपके तरफ पैसा है, न संसाधन है, न मीडिया है, लेकिन हमारे पास जनाधार है और हम लड़ते रहेंगे। लेकिन आप कल्पना कीजिए, अगर बहुजन वंचित अघाड़ी और बीएसपी गठबंधन करके लड़ती है तो नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं, और ये प्रकाश अंबेडकर ने ऐलान किया है। धीरे धीरे ही सही तमाम जो दलित पिछड़े आदिवासियों की पार्टी है वो खेल को समझेगी, मुझे पूरा भरोसा है। और महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर आ रही है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, इस पर ही बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले आप झारखंड भी ले चलूंगा, जहां हेमंत सोरेन लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सवाल है कि क्या बीजेपी का वक्त खत्म हो गया है? आज जिस तरह से एग्जिट पोल आया और जिस तरह से सारे टीवी अखबार, मैं कहता था ना पहले ये बीजेपी के साथ थे, अब कांग्रेस के साथ हैं। ये सारे टीवी अखबार, अब कांग्रेस, इनको अंदाजा हो गया है कि अब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो ये लोग कभी भी किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान पार्टियों की बात नहीं करते हैं। ये या तो बीजेपी की बात करेंगे या आप जाकर कांग्रेस की बात करेंगे। तो सचमुच हरियाणा में क्या कांग्रेस आने वाली है? ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं फिर कह रहा हूं, नदी में पानी बहुत बह चुका है। 2024 के चुनाव में भी बीजेपी कह रही थी, नरेंद्र मोदी कह रहे थे 400 पार, पूरी मीडिया कह रही थी 400 पार, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप सोचिए, अगर इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार को न निकाला गया होता और नीतीश कुमार को अगर प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दिया गया होता या संयोजक, तो आज नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर होते। बिहार में ही 25 सीट हार जाते, अगर बीजेपी हार जाती तो सत्ता से बाहर हो जाती, नीतीश कुमार की वजह से और सीटें बढ़ती। तो ये बड़ी गलती, ये बड़ी चूक हुई। उसके बाद बीजेपी अब सत्ता में, लेकिन बीजेपी 241 सीटों पर है, कहाँ 400 पार कह रहे थे। तब भी राहुल गांधी ने कहा था कि 300 सीटें आएंगी। इसका मतलब टीवी अखबार पर तो आप भरोसा मत कीजिए। टीवी अखबार जो एग्जिट पोल दिखा रहा है उस पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। मेरा जो अनुमान है वो मैं बता रहा हूं, हरियाणा के लोग इसकी पुष्टि करेंगे। अब समाज में राजनीतिक, सामाजिक जागरूकता बहुत ज्यादा आई है। हरियाणा में कोई एससी, एसटी, ओबीसी नहीं चाहता है, जाट समाज के अलावा, कि हुड्डा जो है वो मुख्यमंत्री बने। बीजेपी से नाराज हैं लोग, ओबीसी नाराज है, एससी नाराज है, लेकिन वो हुड्डा फैमिली को वोट नहीं देना चाहती है। हुड्डा फैमिली को मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं देखना चाहते, कम से कम ओबीसी और दलित समाज के लोग। ये आप किसी भी से पूछ लीजिए, और यही बीजेपी की राजनीति थी। लेकिन बीजेपी से गलती कहाँ हुई? बीजेपी से सबसे बड़ी गलती हुई कि राजकुमार सैनी के नाम पर ये सत्ता में आए 2015 में। 2014 के चुनाव के थोड़े दिन बाद ही हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ था। राजकुमार सैनी सांसद थे, उनको आगे करके चुनाव लड़ा गया। जब मुख्यमंत्री बनने के बारी आई तो खट्टर को बना दिया गया। उसी तरह से 2014 में तो चलिए सरकार आ गई, लेकिन 2019 में बीजेपी वहां फंस गई। मोदी जी जीत के आ गए थे सत्ता में, लेकिन बीजेपी फंस गई थी। बीजेपी को मात्र 40 सीटें आई थी, जबकि 45-46 सीटें चाहिए सरकार चलाने के लिए। कांग्रेस को 30 सीटें आई थी, 10 सीटें जो थी वो दुष्यंत चौटाला को आई थी। उस समय गठबंधन किया बीजेपी ने और फिर से खट्टर को मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद ओबीसी के वोट से ये आए थे, खट्टर को सीएम बना दिया। लोगों को लगा कि क्या फायदा हुआ।
वहाँ जाट समाज जनरल कैटेगरी में आता है। यूपी में वो ओबीसी में है, लेकिन वहाँ जनरल कैटेगरी में है। और हुड्डा कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनसे बड़ी नाराजगी है। और जिस तरह से एट्रोसिटी होती है, नौकरियों में भेदभाव होता है ओबीसी के साथ, ये बड़ा फैक्टर है, हरियाणा के लिहाज से बता रहा हूँ। उसके बाद आपको बताते हैं कि किस तरह से हुड्डा फैमिली से नाराजगी, और बीजेपी ने इसी का फायदा उठाया, लेकिन एससी एसटी ओबीसी को उसने भागीदारी नहीं दी। अब जाकर जब वक्त बहुत बीत चुका था, तब एक ओबीसी को, सैनी साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये ठीक वही फार्मूला था जो कांग्रेस ने पंजाब में अपनाया था। आपको बता दें कि हरियाणा में लगभग 25% दलित आबादी है और 45% पंजाब में दलित समाज की आबादी है। 25% हरियाणा में है, तो 45% करीब आपको बता दें कि सिर्फ एससी समाज की आबादी है पंजाब में और हरियाणा में। वहाँ ये नाराजगी थी। अगर उसके बाद बीजेपी के हाथ से निकल रहा था सब कुछ, बाद में उन्होंने ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया, उसका असर दिख रहा है। और आज जो लोग कह रहे हैं, मैं बिल्कुल गफलत में नहीं रही है। बीजेपी कम से कम 30 सीटें जीतने जा रही है। 30 से 40 हो सकता है, 30 से कम सीटें बीजेपी नहीं जीतने जा रही हरियाणा में। कांग्रेस को 40 सीटें आ सकती है, लेकिन गठबंधन बहुमत नहीं आ रहा है। हरियाणा में मान के चलिए कि मिली जुली सरकार होगी। अगर कांग्रेस ने कुमारी शैलजा को या किसी ओबीसी को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया होता तो जरूर क्लीन स्वीप करते, लेकिन जिस तरह से कुमारी शैलजा को ह्यूमिलिएट किया गया, जिस तरह से उनके खिलाफ बयानबाजी हुई, उनको इग्नोर किया गया। हुड्डा, ठीक मध्य प्रदेश में जैसे कमलनाथ एंड सन्स के काम था, यहाँ हुड्डा एंड सन्स चलता रहा, उससे नाराजगी हुई। अंतिम समय में थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है कांग्रेस ने, और वो था अशोक तंवर को पार्टी में लाना। अशोक तंवर के पार्टी में आने से कांग्रेस को फिर से फायदा तो मिलेगा, लेकिन उतना फायदा नहीं मिलेगा। मेरी लगातार बात हुई है, ओबीसी समाज का जो वोट है वो बीजेपी को एक मुश्त गया है, और वहाँ हुड्डा से बहुत विरोध है लोगों का। वो कम से कम हुड्डा को मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं देखना चाहते हैं। तो हरियाणा में ये तो तय है कि अगर हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं होंगे, भले कांग्रेस बहुमत के आसपास भी आ जाए तो भी हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं होंगे। शैलजा और अशोक तंवर जो हैं वो दोनों करीब हो सकते हैं, और कोई ओबीसी चेहरा या कोई दलित चेहरा मुख्यमंत्री बनाया जाए तो हो सकता है कुमारी शैलजा न बने मुख्यमंत्री, अशोक तंवर भी न बने, उदय भान कोई बना दिया जाए जो प्रदेश अध्यक्ष है, कोई और नया चेहरा आ सकता है, लेकिन हुड्डा के नाम पर सहमति नहीं बनेगी। ये गांठ मान लीजिए। और दूसरी बात, बीजेपी को जितना कमजोर बताया जा रहा है उतना कमजोर नहीं है बीजेपी हरियाणा में। ओबीसी और दलित समाज का वोट उसको मिला है, ये भी फैक्ट है। सबसे ज्यादा ट्रायंगुलर फायदे में ओम प्रकाश चौटाला और बीएसपी रहेगी। अगर 5 से 10 सीटें भी इस गठबंधन को मिलता है, जो कि मिलता हुआ दिख रहा है, आप नॉर्मल सोचिए, दुष्यंत चौटाला ने पिछली बार 10 सीटें जीती थी, इस बार चंद्रशेखर के साथ गठबंधन में अपनी सीट तो बचा पाएंगे, 1 से 2 सीट जीतेंगे, 3-4 निर्दलीय भी निकल के आ सकते हैं, तो मामला फंस जाएगा। मधु कोरा जैसे वाली स्थिति भी हो सकती है, जैसे झारखंड में मुख्यमंत्री बीजेपी को हटाने के लिए एक निर्दलीय कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो लोकतंत्र में मिलीजुली सरकार अच्छी होती है, बढ़िया होती है, ये एकदम जान लीजिए। और ये अच्छी बात है, लोकतंत्र में मिलीजुली सरकार बन सकती है। तो ये तो तय है कि कांग्रेस बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता हुआ दिख रहा है और गठबंधन की सरकार हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता है कि इसका असर सीधे महाराष्ट्र पर होगा। महाराष्ट्र में तो बाकायदा आज नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया। आपको बता दें, नवंबर तक झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव है और नरेंद्र मोदी का ग्राफ भी गिर रहा है। राहुल गांधी को भी फिर से एससी एसटी ओबीसी के मुद्दे पर आना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, 21वीं सदी बाबा साहब की सदी होगी और हर पॉलिटिकल पार्टी को एससी एसटी ओबीसी की बात करनी पड़ेगी, उनको राजनीतिक भागीदारी देनी पड़ेगी। और मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी भी, इसमें बार बार कह रहा हूं, जैसे जैसे शोषित वंचित समाज के लोग आगे आगे पढ़ते लिखते जाएंगे, वो और भी ज़्यादा अपने सामाजिक चेतना के लिए, राजनीतिक चेतना के लिए वो आवाज़ लगाएंगे। तो ये जो जिन कम्युनिटी को राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से दूर रखा गया है, वो एससी एसटी ओबीसी, किसान जातियाँ एकजुट हो रही हैं और जिनका मोनोपोली रहा है
जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मोनोपोली खत्म होती दिख रही है, वहाँ से ब्राह्मण समाज के अलावा कोई मुख्यमंत्री ही नहीं बना है। तो ये भी बड़ा फैक्ट है, इस पर भी लोग बात कर रहे हैं। तो ये लोकतंत्र की चक्की है, महीन पिसती है। महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, झारखंड में हेमंत सोरेन को लगातार पॉपुलैरिटी मिल रही है। उसके बाद महाराष्ट्र में अब सबसे बड़ा ऐलान प्रकाश अम्बेडकर ने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि हम बीएसपी सुप्रीमो मायावती से बात करना चाहते हैं, हम गठबंधन चाहते हैं, और अगर ये हो गया तो वहाँ भी ट्रायंगुलर मुकाबला होगा और मिलीजुली सरकार होगी। मान्यवर साहब ने कहा था मिलीजुली सरकार बहुजनों के पक्ष में होती है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।